अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, मैं हूं सिद्रा इकबाल। आज प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं एक बहुत इशू यानी तालीम के हवाले से। वफाकी हुकूमत ने पिछले कई महीनों में एक बड़े अहम इशू को उठाया हुआ था, यानी सिंगल नेशनल करिकुलम। इसकी जो रूह है, जो एसेंस है, जो विजन है, वो यकीनन काबिल सताइश है। यानी ये बात करना कि पाकिस्तान में जो इतने ज्यादा धारे और निजाम हैं जिसकी वजह से हम एक तरफ एक कोहेसिव एजुकेशन पॉलिसी नहीं ला पाते, उनको यकजा करना। यानी इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा बच्चा किस स्कूल में, किस सूबे में तालीम हासिल कर रहा है, बल्कि पूरा का पूरा मुल्क एक सिंगुलर कौमी निजाम के तहत एक धारे में आ जाए। अब ये विजन जितना अच्छा है, लेकिन साथ ही हमारे जो मौजूदा रियलिटी है वो काफी कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत पेचीदा है। सबको एक पेज पे लाना एक बहुत मुश्किल अमर होगा। हमने इस हफ्ते की शुरुआत की थी सूबाई वजीर तालीम जनाब सईद गनी साहब से गुफ्तगू करके, और उनका मानना यह है कि आफ्टर द डिवोल्यूशन ऑफ अथॉरिटीज यानी 18वीं तरमीम के बाद तालीम अब एक सूबाई सब्जेक्ट है। उसमें विफाक आपको सजेशन दे सकता है, कंसल्ट कर सकता है, लेकिन बाय हुक एंड बाय क्रुक इस तरह जबरन किसी निजाम को मुसल्लत नहीं कर सकता। ये सूबाई हुकूमत का मानना है। दूसरी तरफ जो इसमें पेचीदगियां हैं इन टर्म्स ऑफ इसको एग्जीक्यूट करने के हवाले से, शायद उसमें भी काम करने की जरूरत है। आज इस प्रोग्राम को करने का मकसद सिर्फ तनकीद बराए तनकीद करना नहीं है या एक किसी इशू को लेकर आगे बढ़ना नहीं है, बल्कि जो वाकई जमीनी हकायक हैं कि अगर सिंगल नेशनल करिकुलम आता भी है तो ये एग्जीक्यूट कैसे होगा, आइए जरा इस पे बात कर लेते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमारे साथ मौजूद हैं नादरा हुमा कुरैशी साहिबा। आप डायरेक्टर हैं इंग्लिश लैंग्वेज सेंटर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब की। इसके अलावा बताती चलूं कि 2016 में जब सूबाई बेसिस पे सिंध हुकूमत ने बहुत ज्यादा मेहनत की थी, काम की थी अपने कोर्सेज को, अपने करिकुलम को अपग्रेड करने की, आप उस टीम का भी हिस्सा रही हैं। सो लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड फ्रॉम हर कि एकेडमिशियंस को क्या मसाइल दरपेश है जब हम बात करते हैं एक सिंगल नेशनल करिकुलम की, और खुसूसन हम ये देख रहे हैं कि प्राइवेट स्कूल्स की तरफ से एक पुश बैक आया है। याद रखिए कि कई कमेटीज बनी, कई लोगों को कंसल्टेटिव प्रोसेस में इंक्लूड भी किया गया था, लेकिन अब जब इसको एग्जीक्यूट करने की बारी आ रही है तो किन मसाइल की तरफ निशानदेही कर रहे हैं प्राइवेट स्कूल्स। लेट्स फाइंड आउट। अस्सलाम वालेकुम नादरा जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। वालेकुम अस्सलाम एंड थैंक यू कि आपने मुझे बुलाया। नादरा जी, एक बड़ा अहम इशू है सिंगल नेशनल करिकुलम। हमने देखा कि एक बड़ा लंबा और कॉम्प्लिकेटेड एंड कॉम्प्रिहेंसिव कंसल्टेटिव प्रोसेस चला, लेकिन इसके बावजूद भी कई एकेडमिशियंस इंक्लूडिंग योरसेल्फ आपकी इस हवाले से रिजर्वेशंस हैं। इन रिजर्वेशंस की बुनियाद क्या है? क्या चीज रुकावट हायल करती है सिंगल नेशनल करिकुलम की इम्प्लीमेंटेशन में? आप देखें, इसमें कई 2-3 चीजें हैं, मगर अगर हम सीधा इम्प्लीमेंटेशन पर आएंगे तो सबसे पहली बात जो मुझे सबसे बड़ा प्रॉब्लम नजर आ रहा है वो है कि दरसी कुतुब की अदम दस्तयाबी। यानी कि कहा गया कि एक मॉडल टेक्स्ट बुक बना दी गई है और मॉडल टेक्स्ट बुक्स 30 मॉडल टेक्स्ट बुक्स आर रेडी, ठीक है। अब ये स्कूल्स तक पहुंचा दें, लेकिन हमें ये कहा गया कि आप महदूद नहीं है, आपको यही टेक्स्ट बुक लाजिम नहीं है इस्तेमाल करना, आप इन SLOs पे बेस्ड टेक्स्ट बुक्स बनाकर और यूज कर सकते हैं। और पब्लिशर से भी कहा गया। अब जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, आप जानती हैं कि जरूरी नहीं है कि वो लाजिम हम सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड या पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड ही कर रहे हो। ऑक्सफोर्ड का करिकुलम मुख्तलिफ वो चल रही थी किताब, सही, वो किताबें बनने में वक्त लगता है। अभी तक ये 30, अगर ये अगस्त से भी स्टार्ट करते हैं सेशन, वी अंडरस्टैंड कि आगे बढ़ा दिया गया है, लेकिन किताब बनने में तो वक्त दरकार है। बिल्कुल, अभी किताब हाथ में आई नहीं है। कम से कम जल्दी से जल्दी भी वो पुश करें तो 4 महीने तो लगते हैं, कहीं नहीं जाते एक मियारी किताब बनाने में। बिल्कुल, वो कब बनेगी, वो कब आएंगी, वो कब डिसेमिनेट होंगी, और फिर किताब को पढ़ाना किस तरह है, उसके तरीका कार को समझाने के लिए असातिज़ा की तरबियती वर्कशॉप्स होती हैं, टीचर ट्रेनिंग, फिर वो कब होगा। ये सारे सबसे बड़ा जो मुझे पॉइंट नजर आ रहा है, सबसे बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव जो है वो ये है। सही। अब दूसरी बात ये है कि अगर हम करिकुलम को इटसेल्फ देखें, मैं इंग्लिश का करिकुलम देखती, इंग्लिश में हमने पहली दफा आई एम प्लीज टू से कि हमने ब्लूम्स टैक्सोनॉमी जो हमें तनकीदी सोच बनानी है, तब हमने कहा कि एनालिसिस और वो सारी कॉग्निटिव डोमेन्स को हमने एड्रेस किया, फैंटास्टिक जी। लेकिन
किसी भी चीज को जब अनपैक करना होता है ना, उसका इम्प्लीमेंटेशन, उसका नफाज सबसे अहम चीज होती है। सही। उसके लिए तरबियत दरकार है। अगेन टीचर ट्रेनिंग हुई नहीं है। टीचर ट्रेनिंग जब हुई नहीं है तो टीचर्स, और अभी कोई प्लान रोल आउट किया भी नहीं है। बिल्कुल नादिया जी, अगर इसी बात को मैं मजीद आगे लेके चलूं, आपने क्योंकि सिंध हुकूमत के साथ भी बड़ा एक करीबी और अहम रोल अदा किया था उनकी जब इनवर्ड रिफ्लेक्शन एंड अपग्रेडिंग ऑफ द करिकुलम हो रही थी। एक विजन बहुत अच्छा है। देखिए जी, सिंगल नेशनल करिकुलम का विजन ये है कि सारे जो निज़ाम है उसको यकजा किया जाए, जो मुख्तलिफ धारों में हम बटे हुए हैं उससे हमें वापसी का एक रास्ता मिले। लेकिन मुझे बताइए, जहां टीचर ट्रेनिंग जरूरी हो जाती है टू स्टे ट्रू टू दिस विजन एंड दिस एसेंस, ये कितना मुख्तलिफ है जो एट प्रेजेंट सूबाई करिकुलम पढ़ाया जा रहा है, जो गवर्नमेंट का निसाब है, उससे ये सिंगल नेशनल करिकुलम किस कदर मुख्तलिफ है, इस पर जरा बात कीजिएगा। देखिए किस हद तक मुख्तलिफ है। पहली बात है कि हम अभी जो गवर्नमेंट का निसाब जो पढ़ाया जा रहा है, अगर हम साइंस को फॉर एग्जाम्पल देखें, अभी तक हम कहते थे कि हम डेफिनेशन सिखाते हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं और उसको लेके जा रहे हैं। अब ये इन थियरी इन्होंने कहा कि हम स्टेम और स्टीम का प्रोसेस लाएंगे, राइट। साइंस की बात हम कर रहे हैं, जिसमें आइडिया ये है कि प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग होगी और साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स को इन्वॉल्व करते हुए होनी है। बिल्कुल, हमने कह तो दिया अभी हमारी टीचर स्टेम पे ट्रेन नहीं है, लेकिन जब मैं निसाब ये जो करंट बना है ना, इसको जब देखते हैं हम, तो ये एसएलओ में तो आ रहा है, हाउएवर जो एक्चुअल एक्टिविटीज उसमें दी गई हैं उसमें ये कहीं इससे मुताबिकत नहीं रखती। सही। अच्छा, मुझे प्रॉब्लम है। तो वो बात सही है सईद गनी साहब की कि जो हम पढ़ा रहे हैं वो प्रॉब्ली एक लेवल पे सुपीरियर है। सही। अच्छा, ये सुपीरियर वाली बात को मैं चाहूंगी कि आप मजीद वजाहत करें। एक सवाल इस वक्त ये हुआ था, और इस बात से हम नजर नहीं चुरा सकते कि हमारे हुकूमती, यानी अगर हम पब्लिक सेक्टर एजुकेशन सेंटर्स की तरफ देखें एंड वी कंपेयर देम टू द प्राइवेट स्कूल्स इन पाकिस्तान, तो जमीन आसमान का फर्क है दुनिया के किसी भी मुल्क की तरह। लेकिन आप मुझे बताइए कि जो प्राइवेट स्कूल्स की तरफ से पुश बैक है, कहीं ना कहीं ये तासुर मिल रहा है कि शायद द लेवल ऑफ स्टडीज, द क्वालिटी ऑफ स्टडीज will be compromised on अगर हम CNC की तरफ यानी सिंगल नेशनल करिकुलम की तरफ जाते हैं। मैम, ये तासुर कितना सही या कितना गलत है? अच्छा, देखिए इसमें एक बहुत बड़ा मसला है। इस वक्त प्राइवेट स्कूल्स जो है ना, वो उनके पास सब्जेक्ट्स अपने हिसाब से पढ़ाने की आजादी है। सही। एक लेवल पे जो कोर सब्जेक्ट्स हैं वो तो पढ़ाए जाते हैं। हमें अभी सिंगल नेशनल करिकुलम ने 6 सब्जेक्ट्स तक महदूद कर, उसने कहा है कि जी इंग्लिश पढ़ानी है, उर्दू पढ़ानी है, साइंस पढ़ानी है, मैथ पढ़ाना है, इस्लामियात पढ़ानी है और माशरती उर्दू पढ़ानी। बिल्कुल। आधी चीजें उर्दू में, आधी इंग्लिश में, ये एक अलग प्रॉब्लम है। मगर अब आज की दुनिया में, और अभी आप कोविड सिनेरियो को देख लीजिए, इसमें हम सब ब्लेंडेड लर्निंग पे चले गए। आईटी के बारे में कोई बात ही नहीं है। आईटी मुझे पढ़ानी है तो मैं कैसे पढ़ाऊं? निसाब से बाहर जाकर नहीं पढ़ा सकती, क्योंकि उन्होंने कहा आप इसी में पढ़ाएं। सही। तो जो ऑप्शंस हम खोल रहे थे और दे रहे थे बच्चे को कि वो वाकई बैनुल अक़वामी मेयार की तालीम ले सके, आगे बढ़ सके, compete कर सके, वो कॉम्प्रोमाइज हो रही है। बिल्कुल। अच्छा, एक और सवाल इसमें फिर पैदा होता है नादरा जी कि वो बच्चे या वो स्टूडेंट्स जो पाकिस्तान में इंटरनेशनल बैकलॉरिएट या फिर कैम्ब्रिज सिस्टम की पढ़ाई करना चाहें, क्या अगर उनकी फाउंडेशन CNC पे होगी, क्या उनको कोई एडवांटेज मिलता है, डिसएडवांटेज मिलता है, वो किस तरह आगे बढ़ पाएंगे? ये मेरा नेक्स्ट पॉइंट था। थैंक यू वेरी मच फॉर ब्रिंगिंग इट आउट कि वो किस तरह आगे बढ़ पाएंगे। तो क्या एक्चुअली SNC की जो है, हम कह रहे हैं हमने कैम्ब्रिज से और सबसे वो लिए, लेकिन जब आप उसको इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं उसका, तो आप ये देखते हैं कि जो पब्लिक स्कूल के बच्चे हैं वो स्ट्रगल करेंगे थोड़ा आगे आने के लिए, और जो प्राइवेट स्कूल के बच्चे हैं वो पीछे जाएंगे। सही। क्योंकि इन्होंने इसके बीच में एक चीज बना दी है, तो वो आगे जो बच्चे ऑलरेडी प्राइवेट सिस्टम में आगे की पढ़ाई कर रहे थे, और वो एक पूरा तरीका कार ही मुख्तलिफ है। तो आप क्या समझती हैं इसके लिए बीच की राह कैसे निकाली जाए कि जो पब्लिक सेक्टर का बच्चा है वो अपग्रेड भी हो, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ गिविंग कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन फॉर द प्राइवेट स्कूल्स और द चिल्ड्रन जो O लेवल्स या इंटरनेशनल बैकलॉरिएट कर रहे थे, उनकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कॉम्प्रोमाइज भी ना हो? बीच की कोई राह नादरा जी निकलती है? बीच की राह यही है कि देखिए, जो
ओ लेवल्स और IB के जो स्ट्रीम के बच्चे हैं आप उन्हें ना छेड़ें, क्योंकि वो स्ट्रीम मुख्तलिफ है। सही। ये बात वो कॉम्प्रोमाइज, इस बात को वो यकीनी बनाए कि जो SLOs हमारे कौमी यकसा कौमी निसाब के SNC के हैं वो कवर कर रहे हैं, और उसके बाद जो उन्हें एक्स्ट्रा देना है उससे उन्हें ना रोका जाए। बिल्कुल। जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स, जो एक्स्ट्रा लैंग्वेजेस वो पढ़ाना चाहते हैं, IT पढ़ाना चाहते हैं, उन्हें पढ़ाने दें, क्योंकि आगे जाके तो बच्चे को इम्तिहान देना है ना। जब बेस नहीं बनेगी तो एब्सोल्युटली। और अगर उसकी बेसिस के लिए इंतजार किया जाए कि वो 9वीं जमात में आ जाए, तो फिर हम कैसे अरफा करीम जैसे बच्चे प्रोड्यूस करेंगे जो 9 साल की उम्र में पूरी दुनिया में रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं IT का। बहुत बहुत शुक्रिया नादरा दी, दैट वाज जस्ट वन एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम। लेकिन जो रिजर्वेशंस हैं, जो तनकीद है शराब से, हमारी वफाकी तालीमी इदारों से हमारी यही रिक्वेस्ट होगी कि इसको जरा खुले दिल और खुले जहन के साथ इस तनकीद को सुने। जो एक्चुअल रियलिस्टिक रुकावटें आ रही हैं CNC को, SNC को इम्प्लीमेंट करने के लिए, उनको दूर किया जाए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड वील बी राइट बैक। वेलकम बैक जी। आजकल हर चीज खुद करने का जमाना है। वैसे भी कहा जाता है कि आजकल के बच्चों की खुद ही बहुत बुलंद है। आपको आज 10 बजे का डिस्कशन बिल्कुल मिस नहीं करना, क्योंकि हम बात करेंगे एडोलेसेंस और टीनेजर्स में वाकई डिप्रेशन की। स्ट्रेस एंड एंजाइटी बढ़ता चला जा रहा है, चीजें अनप्रिडिक्टेबल हैं, नया जमाना है। कुछ पहले दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी के हवाले से बात होती थी जो हमारी रोजमर्रा जिंदगी को डिस्टर्ब रखता था, लेकिन दूसरी तरफ हमने देखा कि कोविड ने आकर जो रही सही एक्टिविटीज थी उस पर भी पाबंदी लगा दी। सो अ लॉट ऑफ योर लाइफ हैज एक्चुअली चेंज। लेकिन अगर आप इस पेंट अप एनर्जी को चाहें तो क्रिएटिविटी की तरफ भी ले जा सकते हैं। इस वक्त आपको बहुत सारे ऐसे सॉल्यूशंस मिलेंगे, और आज हमने सोचा कि डू इट योरसेल्फ एक्सपर्ट को बुलाया जाए और उनसे बताया जाए कि घर में जो इस तरह की चीजें आपके पास ऑलरेडी मौजूद हैं, क्या उसको आप एक क्रिएटिव ट्विस्ट दे सकते हैं, उसको अपग्रेड कर सकते हैं, उसको अपसाइकिल कर सकते हैं या नहीं। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं जी ओवैस क़य्यूम, ही इज अ डू इट योरसेल्फ एक्सपर्ट, और ये आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की बहुत सारी क्लासेस भी लेते हैं, वर्कशॉप्स होती हैं, ऑनलाइन भी होती हैं और एक्चुअल ग्रुप्स में भी होती हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आपके? अरे आपने बड़ी सारी चीजें यहाँ पे जमा की हुई हैं, तो आज हमने कहा कि आपको लाइव डेमो भी दिखाएंगे। बट ओवैस टेल मी समथिंग, इस वक्त बहुत सारे चैनल्स हैं यूट्यूब के जहाँ लोग आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स करते हैं। पाकिस्तान में इसका रुझान बढ़ते हुए देख रहे हो? इनफैक्ट पाकिस्तान में बहुत रुझान है इसका, लेकिन इनफैक्ट हमें सही गाइडलाइन नहीं मिलती कि इसको कहाँ पे यूज़ करना चाहिए। इनफैक्ट अभी मैं आपकी बातें सुन रहा था तो बच्चों से रिलेटेड इतना हेल्दी है, इतनी मेंटल ग्रोथ है। जब आप बच्चे चीज़ें बनाते हैं खुद से तो उनको ये एहसास पैदा होता है कि हम कुछ बना रहे हैं, प्रैक्टिकली फिजिकल उनके पास कोई चीज़ आती है तो उनकी ना सिर्फ मेंटल ग्रोथ होती है बल्कि वो गलत रस्तों पे जो आप कह रही थी उस पे जाने से रुक जाते हैं। तो ये मेरा ख्याल में ये, लेकिन कभी कभार ना इसकी डिमांड बड़े औखे टाइम पे आती है जैसे पंजाबी में। मुझे याद है मेरी अम्मी डरती होती थी हमारे आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स के पीरियड से हुए। उसकी वजह ये थी कि टीचर ने कोई छोटी सी चीज बनानी होती थी, उससे पहले एक लंबी लिस्ट आ जाती थी। मुझे आज भी याद है हमने एक हट बनाना था जिसके लिए आइसक्रीम स्टिक्स चाहिए थी, तो पहले वो अलग से स्टिक्स नहीं मिलती थी तो हम सारे वक्त आइसक्रीम खा खा के उसको जमा कर रहे थे। अम्मी को हमने यही बहाना दिया था लेकिन ये तो चाहिए हमें। लेकिन आज भी मैं देखती हूँ, मेरा 7 ईयर का नेफ्यू है और उसको रात को अगर कोई क्रिएटिव आइडिया आ जाए कि मैंने कुछ स्टिक करना है तो वो या भागता हुआ आएगा, काका मुझे ग्लू दे दें, काका मुझे सिजर्स दे दें। कई पेरेंट्स को ये इनकन्वीनियंट लगता है, क्या कहेंगे इस बारे में? मुझे लगता है कि इससे ना अगर आप एक तरह से देखें पहलू से तो उनके सोचने का अमल जो है वो चल रहा है। आप जब कुछ सोचेंगे तो बनाएंगे। तो ये क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हमें एक स्पेसिफिक एक खास बॉक्स के अंदर रख दिया जाए, हम उन रूल्स को फॉलो कर रहे हो तो हम आउट ऑफ द बॉक्स नहीं जाते हैं, सोचते नहीं है। जब हम चीजें बनाते हैं, कुछ क्रिएटिव आर्ट करते हैं तो क्राफ्ट करते हैं तो उससे हमारी सोच जो है वो और ज्यादा बाहर निकल के आती है। कहीं ना कहीं चीजें खराब भी होती हैं, गंदी भी होती हैं। तो कहा जाता है ना एक नॉर्मल के बच्चे जब तक गंदा नहीं करेंगे, खराब नहीं करेंगे तो वो उस वक्त तक
उनकी उस तरह ग्रोथ नहीं होगी। अच्छा, और दूसरा मुझे आपकी वजह से ना बहुत सारी चाइल्डहुड मेमोरीज आ रही हैं। हमारे स्कूल में क्ले पीरियड शुरू हुआ था, पॉटरी का पीरियड शुरू हुआ था, तो उसके लिए हमें एप्रन अपना लेके जाना है या हम कोई पुरानी लंबी सी टी शर्ट ले जाते थे। बट दोज आर द बेस्ट मेमोरीज। मुझे याद है अभी भी वो टेढ़ा मेढ़ा कॉयल बनाना उसमें सिखाया, एलिफेंट्स एंड यू नो कोई ना कोई एनिमल आप बनाना सीखते हैं, और वो जो दुनिया होती है ना वेयर एनीथिंग एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल इज ट्रूली अमेजिंग। तो प्लीज इंकरेज कीजिए बच्चों को कि वो कलरिंग करें, वो पेंटिंग्स करें, और जब तक यू नो द हैप्पीएस्ट पीपल आर द पीपल जिनके हाथ गंदे होते हैं, राइट? चाहे आप गार्डनिंग करें। अच्छा, आज ये आपने यहाँ पे बहुत सारी टहनियां रखी हुई हैं, इससे क्या बनने जा रहा है? मैंने क्या मुझे कुछ, मैं यही सोच रहा था कि क्या आपकी बहुत सारी ऐसी रिसाइकलिंग जब आप करते हैं, चीजें आपकी बेकार हो जाती हैं, फेंकने वाली होती है, तो उनको फेंके नहीं, उनका इस्तेमाल करें। और यही सोच जो है आपको उन खराब चीजों को जिनको हम फेंक रहे होते हैं पॉजिटिविटी की तरफ लेके आती है, उनका इस्तेमाल कैसे करें। तो ये मुझे लकड़ियां मिली जिनको मैंने ये काट लिया। बच्चे थोड़ा सा यहाँ पे केयरफुल रहते हैं, इसमें उनके साथ पेरेंट्स भी आ जाते हैं जहाँ पे। अच्छा, इसमें बड़ा आप सिंपल सी चीज कर सकते हैं जी, कि अगर आपके घर में माली आता है और वो लुक आफ्टर कर रहा है, तो जो उसने झाड़ मैंने और टहनियां काट दी हैं, आप उनको छोटे छोटे टुकड़ों में करवा सकते हैं। एनीथिंग इज पॉसिबल। लेकिन अच्छा जी, ये टहनियां आपको मिल गई जो खास है टेढ़ी या किसी भी कोई भी टेढ़ी मेढ़ी, क्योंकि कुदरत की एक बड़ी खूबसूरत है कि आपकी कोई भी दरख्त आप देख लें तो एक जैसा नहीं होता, पहाड़ एक जैसे नहीं होते, तो वो उसमें एक आर्ट होता है। तो ये मैंने टहनियां काट ली, सिंपल सा ये बड़ा इजी सा एक लैम्प बनेगा। और इसको अच्छा मुझे बताओ, सबसे पहले तो इनका एक साइज का होना जरूरी है? जो इसके हम 4 कॉर्नर्स बनाएंगे बेसिकली एक बॉक्स की तरह, वो आपकी अगेन आपकी मर्जी के ऊपर है। अगेन यही आज जहाँ पे आप अपनी सोच के मुताबिक चीजें बनाते हैं। इसको ट्रायंगल भी तो बना सकते हैं। ट्रायंगल भी बना सकते हैं, एग्जैक्टली जैसे ये है, बिल्कुल ये ट्रायंगल भी बन सकता है। एक स्ट्रक्चर खड़ा करना है, स्ट्रक्चर खड़ा करना है, और वो स्ट्रक्चर के लिए आपको एटलीस्ट जो है उसकी जो सराउंडिंग है वो एक जैसी चाहिए। इस तरह की 4 डंडियां जो है मैंने ये काट ली, एक साइज की। कोई भी साइज आप अपनी मर्जी से जो रखना चाहें वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो उसको मैंने, बहुत इजी सा काम है, यहाँ से ग्लू गन ली और ये। अच्छा, वैसे ये ग्लू गन ने काम कितना आसान कर दिया, बहुत आसान कर दिया, बहुत आसान कर दिया। पहले जमाने में ऐसा कुछ भी बनाने के लिए आप कहते थे कीले लाओ, हथौड़ी लाओ, नाउ यू डोंट नीड टू डू दैट। ये देखिए जितनी इनोवेशन होती जा रही है, तरक्की होती जा रही है, चीजें इतनी इजी होती जा रही हैं कि उनको आप ये बिल्कुल हम ये ले लेते हैं, या मैं इसके इक्विवेलेंट कोई वुड ले लेता हूँ। यहाँ पे ये है, तोड़ लेते हैं इसको, ये आ जाएगी बिल्कुल। तो इसको यहाँ पे ऊपर की तरफ एक लगा लिया, ये अभी आपका ये इस तरह से एक फ्रेम तैयार हो गया, जबरदस्त। अब आप इसको पिक्चर फ्रेम भी बना सकते हैं अगर चाहें तो, वो डिपेंड करता है। अच्छा, ये आपकी हिम्मत पे डिपेंड करता है, आप थक गए हैं तो बस जी हो गया, बिल्कुल खत्म हुआ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, है ना? बिल्कुल। अच्छा, बड़े पेशेंस का काम है जब आप आर्ट कर रहे होते हैं, तो आपके अंदर एक जब आप चीजें बना रहे होते हैं तो बड़ा सब्र भी आ जाता है कहीं। लेकिन पता है जिस तरह आपका जहन उसको विजुअलाइज कर रहा है ना, फिर उसके बाद आपका दिल नहीं कर रहा होता, जब तक वो मेरे जैसे शख्स के लिए तो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, जब तक वो खत्म नहीं होगा मैंने कोई और काम नहीं करना। बिल्कुल ये होता है। अच्छा जी, तो व्हाट यू हैव डन इज एक आपने उसका नॉट टाइप की चीज यहाँ पे कर दिया, बना के उसका नॉट किया, सही। और इसको फिर मैं यहाँ से एक स्टिक और इसके साथ यहाँ पे ज्वाइन करूंगा। जिस तरह से मैं ये सपोज इसको मैं काट लूंगा और एक स्टिक और इसके साथ ज्वाइन करूंगा तो ये स्क्वायर बॉक्स बन जाएगा। तो थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए, ताकि जो सब हमें देख रहे हैं उनके लिए मैं पहले से कुछ बना के लाया हूँ जो मैंने ये यहाँ पे तैयार करके रखा हुआ है इतना। ओह नाइस। तो लेकिन इसको एक, इसलिए मैं ये इसको ग्लू कर लूंगा। अब ये तो ये इस तरह का आपने एक 3D स्ट्रक्चर बना लिया, 3D स्ट्रक्चर बना लिया जिसके 4 कॉर्नर्स, जिस तरह से आपने शुरू में बताया था कि अगर हम ट्राइंगल चाहें तो ट्राइंगल बना सकते हैं, तो वो डिपेंड करता है मर्जी के ऊपर कि आपने शेप क्या देना है। मुझे स्क्वायर लगा के स्क्वायर बना लेते हैं आपको जी, बिल्कुल, थैंक यू सो मच। अच्छा, इसको हम यहाँ पे, मैं इसको यहाँ पे भी ग्लू से स्टिक कर लूंगा। अच्छा, और आपने ये जो चारों है ना, इसको आपने लेवल किया हुआ है, जो ऊपर हो गया है, इसको आप उलट देंगे तो ये रुक जाएगा। एग्जैक्टली, ठीक है ना? ओके। ग्लू बड़ा मेन काम करता है, उसको थोड़ी देर स्टिक होगा, जितनी देर इसको मैं यहाँ से आपको दिखा देता हूँ, टर्न कर देता हूँ, तो ये आपका लैंप जो है ये इस पे हो जाएगा। अब थोड़ा सा काम क्या करना है कि इसके ये जो आप सेंटर देख रहे हैं, इसको और ज्यादा मजबूत करने के लिए मैं यहाँ पे एक स्टिक लगा दूंगा, ताकि ये जो इसमें एक ये स्टेबल नहीं है, वो स्टेबिलिटी आ जाएगी इसके अंदर। ठीक है, तो स्ट्रक्चर को आप स्टेबल कर सकते हैं। हैं।
एंड यू कैन मेक एनी काइंड ऑफ अ स्ट्रक्चर विद इट। फिर उसके बाद अगर आप देखें कि देयर इज अ लैंप राइट हियर, आई मीन द बल्ब इज राइट हियर, जो इसके अंदर रख सकता है। अच्छा, इसके चारों तरफ क्या करोगे, बटर पेपर लगाओगे? एग्जैक्टली, मैं बटर पेपर भी लगा सकते हैं और इसके अलावा आप रस्सी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगेन बहुत सारी, मैं आपको बताऊं, जब ये बना रहा होता हूँ तो बच्चों के साथ जब काम कर रहे होते हैं तो मैं उनको ये कहता हूँ कि बहुत सारे ऐसे मीडियम्स हैं जिससे आप देखें लाइट क्रॉस हो रही है। आपके बटर पेपर हैं, आपकी बहुत सारी ऐसी चीजें, कपड़ा है पतला जिसके आर पर लाइट क्रॉस होती है, तो वो सारी चीजें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने बटर पेपर यूज किया, बटर पेपर यूज करेंगे, वरना अदरवाइज अगर आप रस्सी का भी इस्तेमाल करें और रस्सी के साथ भी लाइट आए तो वो एक उसका अलग से एक फिनेस आ सकती है, उसकी एक अपना लुक हो सकता है। और आप ये जब देखें कि जब यही बच्चे बड़े होते हैं और उनको कहीं ना कहीं कोई इंटीरियर डेकोरेटर बन रहा होता है, कोई डिजाइनर बन रहा होता है, तो वो आर्ट जो है वो बड़ा काम आता है उनकी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर। एब्सोल्युटली। अच्छा, मुझे बताओ ओएस के इफ पीपल वांट टू रीच आउट टू यू, आप घर में अगर किसी के 4-5 बच्चे जमा है ऑलरेडी और आपके साथ वो इस तरह की क्लासेस आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स करना चाहें, तो कहाँ किस तरह आपको रीच कर सकते हैं? मेरा फेसबुक पेज भी है ओएस कयूम के नाम से, एंड मेरे कुछ शोज वगैरह भी आ रहे होते हैं इसी तरह। तो लोग इस तरह से, कुछ स्कूल्स हैं जिनके अंदर मैं जाके सिखा रहा होता हूँ, कुछ मेरे पास क्लासेस लेने के लिए आ रहे होते हैं। और इनफैक्ट आपको बताऊं कि बच्चों के साथ साथ बड़े बड़े इंटरेस्टेड होते हैं इस तरह की चीजें सीखने में, और वो भी आ रहे होते हैं, वो कहते हैं कि हमें भी सिखाएं। इनफैक्ट उन्हीं के बच्चे जो होते हैं वो फिर उनको जाके भी ट्रेन कर रहे होते हैं कि जी इस तरह से आप चीजें बना सकते हैं और घर को भी अच्छा कर सकते हैं। लेकिन एक बड़ा मसला होता है, मैं आपको बताऊं, जब आप ये चीजें बना रहे होते हो, कहीं ना कहीं आपको घर में या बहुत सारी जगहों पे, जिसको नॉर्मली लोग कहते हैं कि क्या कचरा जमा करें, क्या गंद जमा करें, वो हम जमा करते रहते हैं घर के अंदर। नहीं, आई रियली यूज्ड टू लाइक, मुझे याद है जब नया नया कोविड में हम सब लॉकडाउन में थे, तो माय वेरी डियर फ्रेंड सरवत वाज आल्सो डूइंग अ लॉट ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स। मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने 20-25 दिन जितनी चीजें बनाई अपने बच्चों के साथ मिलकर बनाई, एंड देन दे वर डोनेटेड टू द कैंसर वार्ड, द चिल्ड्रंस कैंसर वार्ड एट इंडस हॉस्पिटल। तो हमें नहीं पता कि ये यू नो दीज लिटिल थिंग्स दैट चिल्ड्रन मेक, दे मेक इट विद अ लॉट ऑफ लव। मेरा अपना नेफ्यू, उसको ड्राइंग का बहुत शौक है और वो किसी भी कैरेक्टर का अगर देखता है तो बहुत अच्छा ड्रॉ कर लेता है। एंड देन आई हैव दिस लिटिल सॉफ्ट बोर्ड इन माई रूम, तो वो अक्सर लेके आता है। और आप देखें कि मेरे ख्याल में खूबसूरती जिंदगी की यही है कि बच्चे वो छोटी छोटी चीजें लाकर आपको दें, आप कभी फ्रिज पे उसको मैग्नेट से लगा लें, या मेरा तो सॉफ्ट बोर्ड है उस पर लग जाता है, एंड इट्स लाइक अ प्राइड, इट्स वेरी चार्मिंग फॉर देम। उनको हमेशा याद रहता है कि हमने ये बना के दिया था, एंड दीज आर स्मॉल टोकन्स ऑफ लव दैट यू वांट टू। अच्छा, ये अब आपका स्ट्रक्चर जो है वो काफी स्टेबल हो गया है, और ये बड़ा आर्टिस्टिक लैंप लगता है। एक इसका अपना एक मैं कहूँगा फ्लेवर है जो अफ्रीका के जंगलों की याद दिलाता है। बिल्कुल, एग्जैक्टली, बिल्कुल। रात को ये जो ना सिर्फ ये जलाए और जिसको डराना हो पीछे से बहू आवाजें निकाल लें, अच्छा खासा आप किसी का काम तमाम कर सकते हैं। तो अब ये देखिए, मैंने इस पे अगर बटर पेपर लगा रहा हूँ यहाँ पे, तो ये, और इसके अंदर अगर मैं लाइट लगाऊंगा तो आप इसका इफेक्ट देखिएगा कि कैसा आएगा। और ये बट आई हैव अ क्वेश्चन, हाउ सेफ इज दिस? बिकॉज देखो बटर पेपर भी है और लकड़ी भी है, अंदर अगर ये बल्ब कर गया हीट तो आग नहीं पकड़ेगा? आपको मजे की बात बताऊं, जो अब बल्ब आ रहे हैं वो हीट भी इतनी ज्यादा नहीं करते, क्योंकि एलईडी बल्ब आ रहे हैं तो उनकी हीट इतनी नहीं होती, तो वो आप यूज कर सकते हैं। सब कुछ नकली है दुनिया में आजकल। बड़ी चेंजेस हो गई, बड़ी दुनिया बड़ी चेंज हो गई। और अच्छा, एक और मुझे आइडिया आ रहा है, इफ यू वुड लाइक बटर पेपर के बजाय आप कलरफुल क्रेप पेपर भी लगा सकते हैं, या आपको कलरफुल पेपर भी मिल सकता है, सो इट कैन रियली चेंज द वे। देखिए, ये बड़ी मजे की बात है। अभी जिस तरह से आप कह रही है कि कलरफुल पेपर लगा सकते हैं, जिन चीजों से लाइट क्रॉस हो रही है वो आपका माइंड वर्क करने लगता है कि ये चीजें हम यूज कर सकते हैं। राइट, ट्रू। अच्छा जी, वक्त हमारे पास होगा कम, लेकिन हम बटर पेपर लगाएंगे। अच्छा, बटर पेपर अगर एक साइड पे लगा के कैसा आ रहा है, फिर जो सब ट्राई करेंगे अपने घरों में कि किस तरह से क्या चीज की जा सकती है और इसको और बेहतर भी बना सकते हैं। और यही मजे की बात होती है, जब आप अपना आर्टवर्क कर रहे होते हैं ना, तो कहीं ना कहीं आपका अपना एक रंग, उसमें अपना एक फ्लेवर होता है कि आप क्या चीज किस तरह से बना रहे हैं। ये मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा, अच्छा, आर्ट के कामों में, क्राफ्ट के कामों में कभी भी आप, मैंने एक चीज देखी है कि आप
टाइम को कभी वो नहीं कर सकते, क्योंकि आप जितना बनाते रहते हैं आपका दिल करता है और ज्यादा, अगर आपकी कोई चीज अच्छी बन रही है और इसके अलावा अब अभी हम देखते हैं कि ऑनलाइन जितने आपको आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स के ऐसे प्रोजेक्ट्स नजर आते हैं उसमें टाइम लैप्सेस होते हैं, यानी वो असल में टाइम लेता है शायद 1 घंटे का, लेकिन फिर आप कोशिश करके उसको 1 मिनट की या 1.5 मिनट की वीडियो में देख लेते हैं। exactly. अच्छा, हमारा कैमरा इसको उधर से कवर कर रहा है, इसको पर्दे पार से दिखाए ना, ताकि वो लैंप लाइट का इफेक्ट नजर आए कि कैसा है। जी देखिएगा, जबरदस्त। सो यू कैन एक्चुअली मेक अ लैम्प लाइक दिस, और या तो वही वाली बात कि पूरा कमरा अंधेरा और इस तरह की कोई चीज है कि आप डर जाएंगे, या फिर आपको लगेगा कि ये थोड़ी नेमत। और भी इसमें कुछ हम अगर चेंजेस करना चाहिए, चिली लाइट्स मिलती हैं, अगर मैं बल्ब यहाँ से नहीं लगाऊं, क्योंकि ये डिफरेंट, आप ये मैं पेपर निकाल देता हूँ, इसको हम लोग थोड़ा सा शेयर कर देते हैं, फाड़ देते हैं, ताकि बेसिक मकसद है कि ये दिखाया जा सके कि किस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं चीज़ों का, और किस तरह से उनको यूटिलाइज करते हुए घर को खूबसूरत बना सकते हैं, और अपनी सराउंडिंग में आप यकीन करें ये इस तरह की चीज़ें जब हम मार्केट में लेने जाते हैं तो कितनी कॉस्टली पड़ती हैं। मैं आपको एक एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि कुछ औरतें हैं जो घर से बाहर नहीं निकल सकती, तो मैं उनको ट्रेन करता था कि आप ये लैम्प से इस तरह की चीज़ें बनाएं, और कुछ इवेंट्स के ऊपर वो इस तरह की चीज़ें बना के देती थी। तो वो ये कहती थी हमारे घर में आज अच्छा खाना बन रहा है, आज हमारे बच्चों को हमने कुछ बना के खिलाया या कुछ कपड़े लिए, तो दिस इज वेरी गुड। ये छोटी छोटी चीजें जो आपकी स्मॉल इंडस्ट्रीज के तौर पे बन सकती हैं। अच्छा, और इसके अलावा घर का भी जो एक नॉर्मल डे है उसको थोड़ा सा स्पाइस अप कर सकते हैं आप, और खास तौर पे हम आपको रमजान में बड़ी किसी ईद त्योहार पे जरूर ये मशवरा देते हैं कि फाइंड लिटिल ओकेजन्स टू बी हैप्पी एंड टू ब्रिंग स्माइल्स टू योर फेसेस। इट ऑलरेडी लुक्स सो मच क्यूटर, और आप इसको इमेजिन करें, कहीं आपको स्पास वगैरह में भी ये नजर आ जाएगा। लेकिन वेस दिस इज ऑल द टाइम दैट आई हैव। थैंक यू सो much for being here and for sharing some techniques, some ways of putting things together. Crafts and art actually make you a happier person. लेकिन अभी हम जा रहे हैं ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आके बात करेंगे टीनेजर्स में डिप्रेशन एंड एडोलेसेंस में जो स्ट्रेस एंड एंजाइटी होता है उसके लिए क्या किया जा सकता है। सो स्टे विद अस, लेट्स टेक अ क्विक ब्रेक एंड बी राइट बैक। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। आज का बड़ा ही अहम सब्जेक्ट है, हम बात करना चाहेंगे टीनेजर्स की। ये एक ऐसा उम्र का दौर होता है जिसको जब भी आप पलट कर देखेंगे तो आपको बेहतरीन वक्त लगेगा अपनी जिंदगी का, जिसको कई लोग कहते हैं केयर फ्री थे। अगर आपके घर में हालात ठीक हैं, अल्लाह ताला ने आपको आपके वालिदैन की और एक हाउस होल्ड की नेमत से नवाजा हुआ है, तो कई लोग कहते हैं कि जी उस वक्त कोई फिक्र ही नहीं थी, उस वक्त बस अपनी जिंदगी में मस्त रहते थे, नई नई चीजें सीखते थे, म्यूजिक का, फिल्म्स का, पढ़ाई का, हर चीज का अपना मजा होता है। लेकिन ये बात हम कर रहे हैं गुजरे हुए ज़माने की। अगर आज की टीनेजर्स की तरफ देखा जाए तो वो हर वक्त एंजाइटी और क्रॉनिक स्ट्रेस की बात करते हैं। यानी इसमें कुछ हिस्सा तो ऑफकोर्स हमारी सिक्योरिटी ने डाला कि 2 दहाइयाँ ऐसी गुजरी जिसमें टेररिज्म, दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी जैसी आवाज़ें हमारे कानों में आती रहीं। लेकिन ये इज़्तिराब है क्यों? खुसूसन आज बात करना चाहेंगे टीनेज डिप्रेशन के बारे में, और इसमें अगर आप ज़रा सा गौर से समाजी इशू को देखें तो इसमें कोई आपको तबकाती फर्क नजर नहीं आएगा। ऐसा नहीं है कि अगर किसी गरीब घराने से किसी का ताल्लुक है, किसी बच्चे का, तो वो टीनेजर ज्यादा उदास है। इस वक्त इस बात से बालातर कि आप कितने बड़े घर में रहते हैं, कितनी बड़ी गाड़ी में सवारी करते हैं, कौन सी जबान बोलते हैं, कौन से कॉलेज में जाते हैं, किस इलाके में रहते हैं, ज्यादातर टीनेजर्स रिपोर्ट कर रहे हैं स्ट्रेस, एंजाइटी एंड डिप्रेशन को। सो व्हाट हैव वी डन रॉन्ग? हम एज ए सोसाइटी हमें इस बारे में परेशान होना चाहिए, इसके लिए सर जोड़ के बैठना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की 70% आबादी यूथ पर मुश्तमिल है और एक बहुत बड़ा तनासुब है आबादी का जो टीनेज में शुमार किया जाता है। हम इनको क्या गोल्स दे रहे हैं, क्या इनकी मेंटल वेलबींग हमारे लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं, आइए इस बारे में बात करते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमारा आज का जबरदस्त पैनल, इनसे आपको इंट्रोड्यूस करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद इमरान, आप मेंटल हेल्थ एंड साइकोलॉजिस्ट हैं, बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने के लिए। इसके अलावा जी हमारे साथ मौजूद है नाइला आबदी साहिबा, फॉरमोस्ट एजुकेशनिस्ट हैं। क्योंकि टीनेजर से इनका वास्ता पड़ता रहता है और वालिदैन को वैसे भी हमारी सोसाइटी में, हमारे दीन में रूहानी वालिदैन का दर्जा हासिल है, तो इनसे भी पूछेंगे कि इनकी क्या ऑब्जर्वेशंस हैं। फिर लास्ट एंड डेफिनेटली नॉट द लीस्ट एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, आप भी एजुकेशनिस्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं किरण कंवल। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू फॉर बीइंग हियर। नाला जी, अगर गुफ्तगू का आगाज आपसे करूं,
आप एक कई बड़े इदारों के साथ मुंसलिक रही हैं। अच्छे खाते पीते घरानों से बच्चों का ताल्लुक होता है, लेकिन ये जो टेंडेंसी जिसका आज हम जिक्र कर रहे हैं, टीनेज डिप्रेशन, वो हद से ज्यादा कॉमन होता चला जा रहा है। इसकी आप क्या वजूहात देखती हैं? सिद्रा, जो टाइम फेज जिससे अभी हम गुजर रहे हैं, कोरोना से पहले भी या कोरोना के दौरान भी, प्रॉब्लम हमारी एक्सपेक्टेशंस की भी है। आपने भी थोड़ी देर पहले अपने इंट्रोडक्शन में ये कहा था कि जब हम छोटे थे, जब हम बच्चे थे, तो हमारी चीजें या हमारी एक्सपेक्टेशंस कम थी। अब हम एज अडल्ट्स अपने बच्चों से चीजों को बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं। ग्रेड्स नहीं आए तो मसला है, अगर बच्चा जो है वो बाकी खानदान के बच्चों के मुकाबले में बहुत उसी लेवल पे नहीं पढ़ा तो मसला है, अगर उसका लेवल ऑफ स्कूल सही नहीं है तो मसला है। अब जब ये एक्सपेक्टेशंस बड़े उनकी तरफ दे देंगे तो बच्चे तो फिर बच्चे हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस या उनकी उम्मीदें या उनकी ख्वाहिशात जो हैं वो डिफरेंट होती हैं। हमने एक्सपोजर बहुत ज्यादा दे दिया है। हमारे पास एक जमाना था, एक सिंपल सी गाड़ी काफी होती थी। अब बच्चा कहता है कि जी मेरी साथी गाड़ी क्यों नहीं है, वो में सफर नहीं करना चाहता क्योंकि दोस्त में मजाक उड़ाते हैं। ये वो सारी चीजें हैं जो बच्चे को बहुत तेजी से, खासतौर पे टीनेजर्स को बहुत तेजी से डिप्रेशन की तरफ ले जा रही हैं। इट्स नॉट जस्ट एकेडमिक, इट्स मोर मटेरियलिस्टिक। आपको लगता है कि जब कंपैरिजन आ जाता है या अपना मुआवजा करना दूसरे से, तब वो हो सकता है डिप्रेशन की बुनियाद बनता है? इमरान भाई, आप क्या कहेंगे? देखिए, हम में से कई लोगों ने टीनेज के दौरान मुश्किल हालात देखे होंगे। कई लोगों से आप मिले, वो कहते हैं जी जिंदगी पलट गई, वालिदैन को गंवाया, अगर घर में पैसे की दौलत की रेल पेल थी वो खत्म हो गया, बट दे वर एबल टू बाउंस बैक। आज हमारी वो जो एक मसल था कि अगर जिंदगी में जैसे भी हालात हुए, रिजेक्शन देखा, हार्ट ब्रेक देखा, उसके बाद बाउंस बैक कर दिया, आज के टीनेजर में ये मिसिंग क्यों नजर आ रहा है हमें? देखिए, सबसे पहले तो अगर हमें पहले तो बड़ी काबिल सिताइश बात है कि आपने इस अहम मौजू को उठाया, जो कि आई डोंट नो क्यों हम लोग उसको इग्नोर कर रहे हैं। टीनेज सुसाइड का रेशियो हमारी पाकिस्तानी सोसाइटी में इतनी तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, सेम दुनिया की तरह, लेकिन हम शायद तवज्जो नहीं दे पा रहे। आप लोगों ने शायद आपने भी ट्राई किया हो, लेकिन देखा तो ज़रूर होगा, कभी वो सोडा बॉटल को हिलाते हुए गेम की है? सोडा बॉटल या सोडा कैन को लेते हैं और उसको खूब हिलाते हैं, खूब हिलाते हैं, खूब हिलाते हैं। उस पर्टिकुलर टाइप अगर मैं 1 सेकंड में आपको पॉज कर रहा हूँ और बताया कि उसका टेम्परेचर चेंज होता है, अंदर का भी टेम्परेचर चेंज होता है, अंदर की मूवमेंट चेंज होती है, उसके बाद वो फटता है, फटने के बाद जिस तेजी से वो झाग के ऊपर जाते हैं और फिर वो करके बैठते हैं और उसके बाद क्या रह जाता है उस कैन के अंदर। ये है टीनेजर आज का। इस तगय्युर से गुजर रहा है, उस इनकलाब से गुजर रहा है कि उसका जो अंदर जो दौरान खून है, उसके अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो भी उबलने के लिए तैयार है, और उसके बाद जो बाहर की एनवायरनमेंट है वो भी उसका जो है वो दर्जा हरारत चेंज कर रही है। और ये वो जब नहीं कर पा रहा है, नहीं उसको समझ में आ रहा है कि मेरे साथ क्या होना है, मुझे क्या करना है, उसको ये भी समझ में नहीं आ रहा कि मेरे साथ अंदर क्या हो रहा है। और इतनी ज्यादती है इस वाली नस्ल के साथ कि ये वक्त से पहले जवान हो रही है, जहनी तौर पर भी और जिस्मानी तौर पर भी। एक जवान है जो कि बच्चे के जिस्म के अंदर है, एक बालिग है जो नौजवान के जहन के अंदर है। आप जरा इंतशार की कैफियत तो उल्टा सिचुएशन भी लगती है इमरान भाई। कई दफा मुझे ऐसा लगता है कि टीनेजर्स का ये जो इस्तराब है, इंतशार है, उसकी वजह ये भी है कि फिजिकली वो ग्रो कर रहे हो। आपने बिल्कुल सही कहा कि हमारी डाइट में आप देखें हार्मोन्स शामिल हैं, हमारा एक्सटर्नल स्टिमुलाई ऐसा है जो उसको वक्त से पहले उसकी मासूमियत, उसकी इनोसेंस उससे छीन रहा है, लेकिन अंदर से तो वो बच्चा ही है, एक 12-13 साल का बच्चा ही है, और सडनली उसके पास एक ऐसी बॉडी है, लोगों का उसको देखने का नजरिया फर्क है, वालिदैन की उससे एक्सपेक्टेशन फर्क है। मुझे तो ये उल्टा इक्वेशन लगता है कि वो अंदर से बच्चा है, लेकिन आपने उस पर बड़ों वाली जिम्मेदारियां आयद कर दी हैं। दूसरा, जो बॉडी उसकी करना चाह रही है वो भी तो रोक रही है ना, माशरा उसकी बॉडी को वो तो नहीं करने देगा ना। जिस स्पीड से वो गाड़ी भगाना चाह रहा है, वो गाड़ी भगाने के लिए अलाउ नहीं कर। आपकी जो भी गाड़ी नीचे जाके चेक कर लीजिए, वो गाड़ी को कहेगा ये 180 किलोमीटर तक जाती है, जो थोड़ी सी 1300-1700 सीसी की होगी उस पर 220 लिखा है। मुझे पाकिस्तान का एक रोड बताएं जहां 220 के ऊपर गाड़ी चल सकती है। लेकिन वही आप देखें कि बच्चे बिल्कुल सही कहते हैं, अगर इसी इस्तिलाह को मैं आगे लेके चलूं कि दिस सेंस ऑफ थ्रिल एंड एक्साइटमेंट, तभी आप देखें कि वो बड़े डेंजरस स्पोर्ट्स में अपने आप को डालते हैं। कभी ऐसी रिबेलियस हरकतें करते हैं कि जी घर में अगर सिगरेट पीना, शीशा पीना मना है तो वही करेंगे, माँ बाप से आंख बचाकर दोस्त की बाइक लेकर वन व्हीलिंग करेंगे। ये सब चीजें टेंडेंसीज हो सकती है, इस पर नजर रखने की जरूरत है। एक कॉलर हमारे साथ हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं कराची से आदिल बात कर रहा हूँ। जी आदिल, क्या कहेंगे?
मेरा कहना, मुझे ये कहना है कि मेरे पास अच्छी बड़ी नौकरी भी है, घर भी है और समाज जो है ज्यादा कोई परेशानी भी नहीं है जिंदगी में, लेकिन फिर भी एक अननोन सा डिप्रेशन मेरे सर पे सवार रहता है और मुझसे कोई काम, किसी काम में मेरा दिल नहीं लगता है। तो इसकी वजह क्या हो सकती है, आप बता दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आदिल कॉल करने के लिए। आपका जनरली डिप्रेशन से रिलेटेड सवाल है, लेकिन आज क्योंकि हम टीनेज पे बात करें, इस पे भी हम आएंगे। किरण, आप क्या कहेंगी, अगर लड़के और लड़कियों का मुआवजा किया जाए, लड़कों के पास फिर भी एक फ्रीडम, एक आउटलेट होती है। हमारे यहाँ हम माशरती तौर पर इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि लड़का अगर 15-16 साल का है तो घर से बाहर वक्त गुजारेगा, दोस्तों में उठेगा बैठेगा, लेकिन लड़कियां ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील करती हैं क्योंकि उन पे पाबंदियां ज्यादा होती हैं, या आप दोनों को कैसे देख रही हैं इस वक्त? सिद्रा, ये आप बिल्कुल सही बोल रही हैं। हमारे माशरे में अगर हम लड़के और लड़कियों का मुआवजा करें तो डेफिनेटली द टीनेज स्ट्रगल, द टीनेज चैलेंजेस फॉर अ गर्ल आर वे डिफरेंट दैन एज फॉर अ बॉय। अगर हम अपनी खुद की जिंदगी को देखें तो यही है कि टीनेज लाइफ जो है वो एक बहुत ही डिफरेंट किस्म का फेज होता है हमारी जिंदगी में, और हम उसको आइसोलेट नहीं कर सकते कि दिस इज जस्ट द टीनेज और इसके ये चैलेंजेस होते हैं। वो सारी एक बैगेज होता है जो आप अर्ली चाइल्डहुड से लेकर चलते हैं। तो एकदम से ये नहीं होता है कि आपका जो बेटी है वो एकदम से उसने अपने आप को शट ऑफ कर दिया है, वो हर वक्त सोशल मीडिया पर लगी हुई है, वो किसी से कम्युनिकेट नहीं कर रही है। एक अर्ली चाइल्डहुड में उसके घर में कैसा नशरनुमा था, वो अपने पेरेंट्स को कितना ट्रस्ट करती थी, उसको कितना कंफर्टेबल लगता था, वो सारी चीजें वो लेकर चलती है, फिर वो अपने टीनेज में एंटर होती है। लेकिन इवन इफ वी रिफ्लेक्ट बैक, हम अपने टीनेज को भी देखें या मैं खुद के भी टीनेज को देखूं, तो यही है कि हमारे माशरे में इट्स ट्रू, लड़कियों के ऊपर वो फ्रीडम उनको वो नहीं दी जाती है। इट्स लाइक अ वेरी प्रेशर कुकर सिचुएशन। लड़कियों को जो है गलतियां करने की इजाजत ही नहीं होती। दे हैव टू बी द परफेक्ट लिटिल गर्ल इन द फैमिली। उनको स्कूल में अच्छी परफॉर्मेंस देनी है, उनको जो है कॉन्फिडेंट होना है, उनको अपने हर जो फीचर ऑफ लाइफ है दे हैव टू एक्सेल, बिकॉज ये माशरा कबूल नहीं करता कि आप कोई गलती करें, और ये फिर इतना ज्यादा स्ट्रेस होता है, ये इतना अनड्यू स्ट्रेस होता है, इतना एकेडमिक स्ट्रेस होता है कि हमारे माशरे में तो बहुत आम सी बात है दैट अ फील्ड फॉर अ गर्ल इज जस्ट मेडिकल। आप डॉक्टर बनेंगी तो आपको जो है वो माशरे में इज्जत मिलेगी, और अगर आपने उससे हट के कोई फील्ड सेलेक्ट की, और लड़की ने टीनेजर में बोला नो आई एम इंटरेस्टेड इन आर्ट्स, लेकिन एक आम मिडिल क्लास घराने में इसकी कबूलियत ही नहीं है। छोटे से ब्रेक पे जाते हैं, वापस आके इमरान भाई से मैं पूछूंगी कि बड़ा अहम बात है कि अगर वो वैलिडेशन नहीं मिलती, या अगर आप कह रहे हैं कि बच्चा चिड़चिड़ा हो रहा है, आंसर बैक कर रहा है, आगे से जवाब देता है, बदतमीजी करता है, दीज आर ऑल साइंस फॉर हेल्प, जहां उसको मदद की जरूरत है, और हम जानते बूझते हुए उसको अनदेखा करें। बड़े अहम पॉइंट्स हैं ये, इस पर बात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। हर वक्त उदास रहना, डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस का शिकार होना, इतना इसराफ कि आप एकेडमिकली या जो भी आपकी हॉबी है उसमें परफॉर्म ना कर पाएं। हाई परफॉर्मिंग टीनेजर्स में ये बड़ा कॉमन है, खासतौर पे जो कम्पिटिटिव होते हैं, जो एथलीट्स हैं या किसी और टैलेंट का मुजाहरा कर रहे हैं, तो उससे पहले और या अगर बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट भी हैं बच्चे, बड़े ए ग्रेड स्टूडेंट्स हैं, तो वो अपनी ग्रेड से अपनी आइडेंटिटी को वाबस्ता कर लेते हैं। लेकिन क्या आपने देखा है कि एट टाइम्स हम डिप्रेशन को भी स्टीरियोटाइप करते हैं? इमरान भाई, हमारे जहन में आता है कि डिप्रेशन का मतलब है एक्सेसिव रोना, खाना, अपने हुलिये का ख्याल ना करना, या तो वजन बहुत ज्यादा घटा लेना या फिर बढ़ा लेना। लेकिन क्या आपने ये देखा है कि जो बहुत ज्यादा हंसते मुस्कुराते नॉर्मल बड़े जॉली किस्म के टीनेजर्स होते हैं उनमें भी डिप्रेशन पाया जाता है? इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, अभी जो आपने ब्रेक से जाने से पहले भी उसी को इस सवाल से जो है वो जोड़ते हैं कि ये ऐसा टाइम है जिसके अंदर वो एक आइडेंटिटी क्राइसिस से गुजर रहा है। आइडेंटिटी क्राइसिस में किस लिए कह रहा हूँ कि उसको आइडेंटिटी मिल नहीं रही है, उसको पता ही नहीं है कि हु एम आई राइट नाउ एंड हु आई विल बी टुमारो, ये उसको सवाल नहीं पता। अच्छा, वो जिनसे पूछना चाह रहा है, और वो बहुत अच्छी एजुकेशनिस्ट ने बात बताई कि अगर उनको जवाब नहीं मिलेगा, अगर वो टीचर भी जवाब नहीं दे पा रहा है, वालिदैन तवज्जो ही नहीं दे पा रहे, जवाब तो बहुत दूर की बात है,
तो फिर वो उस आइडेंटिटी को ढूंढ रहा है और वही उसके लिए इस परेशानी का बाइस है कि मैं कौन हूं और मुझे क्या बनना चाहिए और मैं क्या बन जाऊंगा और बन के मैं क्या करूंगा मुझे नहीं मालूम, क्योंकि जाहिर वो एक टीनेजर है, उसने आगे नहीं देखा, वो तो एक फ्लैशी दुनिया खाली देख रहा है और वो समझता है कि शायद ये डिस्टेंस बड़ी आसानी से जो है वो पार हो जाएगा, कैसे होगा वो उससे हो नहीं पा रहा। दूसरी तरफ ये कि डिप्रेशन की अलामात इस तरह होती हैं कि जो आपका एक नॉर्मल लाइफ स्टाइल है अगर वो चेंज हो गया है, फॉर एग्जाम्पल एक इंट्रोवर्ट बच्चा अचानक उसने बोलना शुरू कर दिया, वो ज्यादा बोल रहा है। अच्छा, अगर एक बच्चा जो है वो जरूरत से ज्यादा हंसना शुरू हो गया, नॉन अप्रोप्रिएट हंसना शुरू हो गया, गलत जगह के ऊपर हंसना शुरू हो गया। अच्छा, ऐसी तरह बच्चियां होती हैं अचानक उनके ऊपर कुछ सवार हो जाते हैं, वो सारे घर के काम करना शुरू कर देती हैं, अचानक वो अपनी किताबें सही कर रही है, अचानक सारे कपड़े निकाल रही है, अचानक उसको सफाई का ख्याल आ गया, एक्स्ट्रा मूवमेंट जो इसके नॉर्मल लाइफ स्टाइल नहीं था, ये सब डिप्रेशन के अलामत है। ये ऑपोजिट भी डिप्रेशन ही की अलामत। आपने खुद अपने सवाल के अंदर ये कहा कि वो ज्यादा खाना शुरू कर दे या खाना छोड़ दे, इसका मतलब है दोनों एक्सट्रीम्स अगर ये कंटिन्यू हो जाती है 2 वीक से ज्यादा ये बिहेवियर, एक तो इंस्टेंट ट्रॉमेटिक कोई एक्सपीरियंस हो गया, कोई अंदोनाक खबर मिल गई है, फैमिली में कुछ हो गया है, ग्रेड्स ऊपर नीचे हो गए, असाइनमेंट मिस हो गया, सो एंड सो फोर्थ, ये तो एक नेचुरल है कि जिसके ऊपर वो गुजर रहा होगा। लेकिन अगर ये उस कैफियत के अंदर कंटिन्यूअस है और 2 वीक से ज्यादा इसको हो गए तो फॉर श्योर अब ये वो अलामात हैं कि जो कि डिप्रेशन की तरफ और प्रोबेबली क्लिनिकल डिप्रेशन की तरफ। अच्छा, इसमें राजदारी भी बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है इमरान भाई, यानी ये देखना भी बड़ा अहम है कि अगर कोई टीनेजर इस तरह की एहसासात से गुजर रहा है, उदास फील कर रहा है, स्ट्रेस या एंजाइटी को फेस कर रहा है, हु विल ही और शी कन्फाइड इन, यानी अपना ये राज, अपने ये एहसासात वो किससे कन्फेस करेगा। इस पर बात करते हैं, एक कॉल ले लेते हैं पहले। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन साहिबा कहाँ से बात कर रही हैं? मैं नज़र बात कर रही हूँ। आई एम द ट्रेनर एंड कंसल्टेंट, आई एम फ्रॉम कराची सिटी। जी, नदर क्या कहेंगी, टीनेज डिप्रेशन हमारा सब्जेक्ट है, क्या समझती हैं ये इतना प्रेवलेंट क्यों होता जा रहा है? बेसिकली हमारी लाइफ के कुछ सर्टेन जो है वो फैक्टर्स होते हैं जो हमें जो है हमारी सक्सेस से डाइवर्ट करते हैं किसी और डायमेंशन में, जो कि हमारी जो है वो ग्रोथ से रिलेटेड जो है हमें बैरियर इस काइंड ऑफ हम फेस कर रहे होते हैं। तो उसमें जो है डिप्रेशन एक ऐसी चीज है कि जो आपको फिजिकली मेंटली डिस्ट्रॉय करता है, इजंट इट? तो डिप्रेशन इस वक्त हम देखते हैं कि हमारी यूथ के अंदर ज्यादा पाया जाता है एज कम्पेयर टू द यंग जनरेशन, क्योंकि जिस तरह से आप ग्रोथ ले रहे होते हो उस तरह से आपका मेंटल भी जो है वो इसी तरह से ग्रोथ लेता है। नदा बिल्कुल सही कह रही है, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। और इसमें कहीं ना कहीं किरदार मीडिया का भी है, क्योंकि डिप्रेशन इज नथिंग बट होपलेसनेस, यानी ना उम्मीदी की एक कैफियत। और जिस तरह हम मसाइल पे और मसाइल को ऐसा डेड एंड बना के पेश करते हैं कि जी इन चैलेंजेस से, इन मुश्किलात से पाकिस्तान कभी नहीं निकल सकेगा, यू आर बेसिकली गिविंग अवे होपलेसनेस टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान। किरण, आपकी तरफ आना चाहूंगी, वही मेरा सवाल कि अगर इन एहसासात से कोई टीनेजर गुजर रहा होता है, ज्यादातर आपने क्या पैटर्न्स देखे, वो किस में कन्फेस करते हैं? अपने दोस्तों से मशवरा लेते हैं, टीचर से मशवरा लेते हैं, बहन भाइयों को बताते हैं, पेरेंट्स को बताते हैं, क्या होता है यूजुअल पैटर्न? देखें, इसमें एक चीज जो अहम माँ बाप को भी समझनी चाहिए वो ये है कि अब अगर आपका बच्चा टीनेज फेज में, राइट, और अब वो पहले आपसे उसकी कम्युनिकेशन बहुत ओपन थी और वो आपसे हर चीज अपनी शेयर करता था, बट विथ टाइम ये हुआ कि उसने आपके साथ उतनी ओपननेस के साथ चीजें शेयर करना छोड़ दी और अब वो अपने किसी फ्रेंड में कन्फाइड कर रहा है, वो अपनी दोस्त को अब बता रही है अपनी सारी बातें। That is normal, because क्या है कि teenagers want to experience independence. उनको ये महसूस करना है, फील करना है कि अब मैं भी इंडिपेंडेंट हूँ, मैं भी बड़ी हो रही हूँ। It's a normal developmental stage of a teenage कि वो अपने पेरेंट्स से थोड़ा सा डिस्टेंट होंगे, लेकिन वो अपने फ्रेंड्स में कन्फाइड करेंगे, कोई कजिन है, कोई बहन भाई है, उसमें वो कन्फाइड। लेकिन फिर किरण, उसका मसला ये है ना कि पेरेंट्स तो ज्यादा समझदार हैं, मैच्योर हैं, किसी मसले को एक ओवर आर्चिंग तरीके से, एक अगर आप ही का हम उम्र कोई आपका कॉलीग है, क्लासमेट है या कजन है, वो तो आपको गलत मशवरा भी दे सकता है, किसी और मुश्किल में भी डाल सकता है, क्या कहेंगी आप? बिल्कुल सही बात है, एंड दैट इज वेयर द पेरेंट्स रोल कम इन। उनको, पेरेंट्स को बात ये है कि उनको किसी भी चीज को, वो जो कहते हैं ना, खिलाओ सोने का निवाला और देखो शेर की नजर से, वही इम्प्लीमेंट करना है। आपको अपने बच्चों पे नजर रखनी है, आपके बच्चे किससे बात कर रहे हैं, किसमें कन्फाइड कर रहे हैं, अहम है। एक कॉलर हमारे साथ हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम सिद्रा, क्या हाल है? जी बिल्कुल ठीक ठाक। कौन साहिबा, कहाँ से बात कर रही हैं? मैं नसरीन शमीम बात कर रही हूँ कराची से। जी नसरीन, माशाल्लाह इतनी जबरदस्त आप टॉपिक्स लेकर आती हैं, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। क्या कहेंगे मैम? जो है ना जी ये जो रिश्ता है ना बच्चों का, पेरेंट्स का, जी ये हमेशा फ्रेंडली होना चाहिए। सही सही, ये बात सही है कि खिलाओ वाला देखो शेर की आंखों से, बट मैंने मॉन्टेसरी कोर्स किया, मैं कहती हूँ खिलाओ सोने से बनने वाला देखो भी प्यार की आंखों से। हाँ, ये बड़ा करो, उन्हें हक करो, ना देखो शेर की आंखों से कि वो डर जाए किसी वक्त। अच्छा, वैसे आपकी बात से ना एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है नसरीन जी, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। ये प्यार मोहब्बत भी बड़ा अहम है। इमरान भाई, अक्सर डिप्रेशन की वजह ये भी तो बनती है कि जो एडल्ट्स के मसाइल हैं, यानी माँ बाप की अगर आपस में ताल्लुकात खराब हैं, नाखुशगवार हैं, हमने अक्सर ये भी देखा है कि माएँ ओवर शेयर करती हैं। तो जो टीनेज और प्री टीन्स में जो शादी की मुश्किलात हैं, जो भी माँ बाप के मसाइल चल रहे हैं, उसका बेजा बोझ बच्चे पे डालना भी उसको डिप्रेशन में मुब्तला करता है। इस पे क्या कहेंगे? देखिए बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि डिप्रेशन की कोई ना कोई रूट कॉज तो होगा ना, और उसके अंदर ये माजी के वाकयात शामिल होंगे और उसकी इन्वायरमेंट भी जाहिर है उसका हिस्सा होगी। तो अगर वो माँ बाप जिनको जो खुद डिप्रेशन का शिकार है या खुद उनकी जहनी सेहत डिस्टर्ब है, उस माहौल के अंदर वो इस बच्चे को सिवाय डिस्टर्ब करने का और क्या करेंगे। जबकि आपने अभी थोड़ी देर पहले अच्छी बात कही थी कि वो बच्चा जिसको दानाई की ज़रूरत है वो नादानों से पूछ रहा है कि मेरे साथ क्या होगा, और दाना लोग उसको नहीं मिल रहे हैं। और ये भी एक बहुत ही बड़ा अलमिया है इस जनरेशन के साथ कि उनका ट्रस्ट डेफिसिट इतना ज़्यादा है कि वो किस पे ट्रस्ट करें। अच्छा, वालिदैन के पास जाते हैं तो वालिदैन के पास तो टाइम ही नहीं है, और वो बजाय ट्रस्ट करने के वो सज़ा की तरफ जो है वो जाते हैं। हमसे गलती ये हो गई, हमारी तरबियत में भी जो है वो इस्लाह की ज़रूरत थी हमारे वालिदैन को, कि हमें अल्लाह से डराना नहीं चाहिए था, अल्लाह की नाराज़गी से डराना चाहिए था। वालिदैन से बच्चे को किसी हाल में भी डरना नहीं चाहिए, वालिदैन की नाराज़गी से डरना चाहिए, क्योंकि अगर वो वालिदैन से डर गया तो मुश्किल में जाएगा कहाँ। सवाल जब उसके ऊपर मुश्किल आएगी, जब कुछ उसको पूछना होगा, जब कोई इससे कुछ गलत हो जाएगा, कहाँ जाएगा? आपने बहुत अच्छी बात की इमरान भाई कि कोई ना कोई तो फाउंडेशन या ट्रिगर करता है, यानी कोई तो ये एहसास दिलाता है, मिसाल के तौर पे कि तुम्हारा बाप एक अच्छा बाप नहीं है, वो हमें लुक आफ्टर नहीं कर रहा। और अक्सर ये रोल अगर आप इसको ट्रेस बैक करें तो घर का ही कोई फर्द होता है, या तो दादी, नानी या फिर माँ ये अपना तज्जिया पेश कर रही होती है और बच्चे में ये एहसास डाल रही होती है कि तुम्हारे लिविंग सर्कमस्टांसेस आइडियल नहीं है। क्या कहेंगे ऐसे बड़ों को जो टीनेजर्स पे अपना इमोशनल कथारसिस कर रहे होते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि जब टीनेजर का मतलब है कि अभी वो बालिग नहीं हुआ है, उसका आइडेंटिटी कार्ड नहीं बना है, तो वालिदैन को एक बात समझ लेनी चाहिए कि अल्लाह ने जो आपको इख्तियार दिया था, जिसकी वजह से आप इनको दुनिया में लेके आए हैं, दुनिया का कानून और आखिरत का कानून आपसे सवाल पूछेगा जिस बच्चे के साथ हो रहा है। तो ये एहतिसाब आपको खुद करना होगा कि आप इस कोताही से किसी भी रीजन की वजह से आप इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ये बच्चा कोई जुर्म करता है, दुनिया का कानून आपको उठा के लेके जाएगा। अगर ये जुर्म होता है और आप ऊपर चले जाते हैं तो आपसे ही पूछा जाएगा लेकिन ये बड़ा आपका कहाँ है। एब्सोल्युटली, लेकिन इमरान भाई बड़ा ट्रिकी फिर ये चीज हो जाएगी। मुझे नायला जी आपका इसमें थोड़ा सा इनपुट चाहिए होगा। क्या समझती हैं आप कि अगर पैसे नहीं है, एक खानदान माली मुश्किलात से गुजर रहा है या किसी और तरह की मुश्किल से गुजर रहा है, या फिर हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशंस आपस में अच्छे नहीं हैं, इन मसाइल का कितना अदराक एक टीनेजर को होना चाहिए ना? माँ बाप किस हद तक बताएं या किस हद तक उसकी सैंक्टिटी को सेव करें कि यार ये बच्चा बहुत छोटा है, ये टीनेजर है, अभी ये लाउबाली हो सकता है, इसका बड़ा एक्सट्रीम रिएक्शन हो सकता है, तो इसको ये बातें ना बताई जाएं। ये बैलेंस कैसे क्रिएट करें? सिद्रा, ये इंडिविजुअल हर इंडिविजुअल के हिसाब से चीज चेंज होगी और डिफरेंट होगी। हाँ, लेकिन जब आप बच्चे को अगर अपनी माली मसाइल बताते हैं या अपने सोशल नॉर्म्स या अपने फैमिली प्रॉब्लम्स बताते हैं, तो बताने का तरीका बड़ा डिफरेंट होना चाहिए। आप कितना बता रहे हैं और कितना नहीं, वो तो हर खानदान पे डिपेंड करेगा, लेकिन किस तरह से बताएंगे, क्योंकि जो हम बात कर रहे थे उसमें होता अक्सर ये है कि अगर माँ बाप के दरमियान कोई प्रॉब्लम है और माँ अपने मसाइल बच्चे से शेयर कर रही है, तो बच्चा बाज़ दफ़ा अपने आप को ब्लेम करने लगता है कि शायद मेरी वजह से हो रहा है। इसी तरह से अगर फाइनेंशियल नीड्स पर अगर हम बात करते हैं, हम बच्चे को कंटेंटमेंट ही नहीं दे रहे ना। डे वन से अगर हमने कंटेंटमेंट दी है तो वो आपको एक पॉइंट पर आके जहां आप मसले से को फेस करें और आप बच्चे से कहते हो बेटा अभी नहीं है, बिल्कुल हो जाएंगे, हालात बेहतर होंगे, मैं ये सब तुम्हारे लिए फिर भी कर सकूंगा या फिर भी कर सकूंगी, उस पॉइंट पे बच्चा बात समझता है। लेकिन अगर आप ये कहते हैं मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं और हम तो कर ही नहीं सकते, बच्चा अपने आप को ब्लेम करता है, शायद मुझे मेरी वजह से माँ बाप करें। तो मसले
ये नहीं है कि कितना बताया जाए, मसला ये है कि कैसे बताया जाए। यानी हम सबको एक इमोशनल मैच्योरिटी, बिल्कुल नायला जी, हम सबको इमोशनल मैच्योरिटी की जरूरत है। वालिदैन अगर इमोशनली अनस्टेबल हैं तो जैसे इमरान भाई ने कहा कि फिर वो नादानों से अपने लिए दानाई तलाश कर रहा होगा। लेकिन एक छोटे से ब्रेक की तरफ जाना है, वापस आके जरा ये बात भी करेंगे कि हमारे टीनेजर्स का रोल मॉडल कौन है। अक्सर आप ऐसे खानदानों में भी बड़ी खिंचाव और तनाव की सूरत हाल देखते हैं जहां पे वालिदैन चाहते हैं कि बच्चे बिल्कुल मेरी छवि बन जाएं और बच्चे इस बात को पुश बैक करते हैं कि नहीं जी, आप हमारे वालिदैन हैं, हमें अजीज हैं, लेकिन हम बिल्कुल डिट्टो आपकी डिट्टो कॉपी नहीं बनना चाहते। इस पे बात करते हैं जी एक छोटे से ब्रेक के बाद। हम बात कर रहे हैं टीनेज एंड एडोलेसेंस डिप्रेशन की। किरण, सबसे पहले बताइए कि हमारे यंगस्टर्स का रोल मॉडल कौन है? यानी वो अपने वालिदैन जैसा बनना चाहते हैं, टेलीविजन पे जिन स्टार्स को देखते हैं वैसा बनना चाहते हैं, कोई तारीखी हीरोज उनको पसंद हैं, आजकल तो जी वो घोड़े और तलवारें चल रही हैं अर्तुरुल के लिए, तो वो बनना चाहते हैं। हमारा रोल मॉडल कौन है टीनेजर्स का? देखें, बात यही है कि रोल मॉडल कैन बी एनीबडी, जो एक टीनेजर को जो अच्छा लग रहा है, राइट? और वो कोई भी हो सकता है, वो कोई मीडिया पर्सनालिटी हो सकती है, या वो कोई आपका कोई वो नॉवल पढ़े उसमें कोई कैरेक्टर है, वो उससे इंस्पायर हो सकते हैं। और बहुत सारे बच्चों का शायद एक रोल मॉडल होगा, शायद 2-3 लोग उनको अच्छे लग रहे होंगे, बट द होल पॉइंट इज कि जरूरी नहीं है कि हर बच्चे का कोई रोल मॉडल हो, क्योंकि टीनेजर्स के सामने पूरी जिंदगी पड़ी है टू डिस्कवर देमसेल्व्स। लेकिन ये जो अनड्यू प्रेशर होता है ना पेरेंट्स की तरफ से जो आता है, उसको देखो, उसकी तरह एस्पायर करो। वो देखो हमारे खानदान में इतने अच्छे इंजीनियर बन गए, उन्होंने ये किया, उनके इतने अच्छे, उन्होंने CSS किया, उसके जो है वो ग्रेड्स इतने अच्छे हैं। और कभी कभी माँ बाप जो है ना बहुत ही सटल तरीके से एक मेंटल प्रेशर बच्चों को। अच्छा जी, सवालात बहुत सारे हैं और साथ में कॉलर्स भी बहुत हैं, लेकिन जल्दी से एक सवाल नायला जी आपसे करना चाहूंगी कि आज से अगर एक जनरेशन पहले चले जाएं तो दोस्तियों पे भी पाबंदी हुआ करती थी। यानी अगर हमें ये पता चले कि फलाना बच्चा किसी मुश्किल से गुजर रहा है या उसके एटीट्यूड को पेरेंट्स सही ना समझें तो अपने बच्चे की उस बच्चे से दोस्ती खत्म करा देते थे। ये मैं इसलिए भी कह रही हूँ क्योंकि बच्चे बड़े इंप्रेशनेबल होते हैं। वो टीवी पे कोई कैरेक्टर देख लें या अपने दोस्त की कोई मुश्किल को समझ लें तो कभी कभार उसी एटीट्यूड को एप करने लगते हैं, उसी तरह एक्ट करने लगते हैं। इस बारे में आप क्या कहेंगी? बात सही है, बच्चा इंप्रेशनेबल होता है और वो दूसरे से बहुत कुछ सीखता है या उसकी लेवल पे चला जाता है। लेकिन दोस्ती खत्म करना महज इस वजह से एक जनरेशन पहले अगर हम देखें 25 साल पहले ये बड़ा नॉर्मल सा नॉर्म होता जा रहा था, लेकिन आई पर्सनली बिलीव कि ये गलत है, क्योंकि वो बच्चा इंप्रेशनेबल जरूर है लेकिन वो एम्पैथेटिक भी है। और जब आप बच्चे को एम्पैथी सिखाते हैं तभी आप उसकी ग्रूमिंग करते हैं। आप उसे ये समझा सकते हैं कि देखो बेटा, हर घर का हर कल्चर का नॉर्म अलग होता है, हमारा तरीका कार अलग है। प्यार से, अभी किरण ने कहा, बात को बहुत सारी चीजों को हम बहुत प्यार से समझा सकते हैं। तो इसी तरह से उस दोस्ती को ना खत्म करिए, बच्चे को समझाइए कि हाँ बेटे, उनके घर में कुछ तरीका कार है, आप एक लिमिटेशन लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि फला से दोस्ती खत्म कर दो तो वो आपसे छुप कर मिलेगा, आपकी गैर मौजूदगी में मिलेगा या रिटालिएट करके मिलेगा। बात वही की वही आ जाएगी। बच्चा आपकी सुनेगा तो नहीं, बच्चा आपकी एक परेशान कर। सही। एक कॉलर भी हमारे साथ है नायला जी, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन साहिबा कहाँ से बात कर रही हैं? राबिया अदनान बात कर रही हूँ कराची से। जी राबिया, क्या कहेंगी? मैम, एक बात मैं ये कहना चाहूंगी कि जहाँ पे अभी आपने बात की है कि बच्चों को अगर पेरेंट्स किसी दोस्त से मिलने से रोकें, तो मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगी कि अगर माँ बाप खुद ही अपने पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों के इतने अच्छे दोस्त बन जाएं कि उन्हें दूसरों के को दोस्त बनाने की जरूरत ही ना पड़े, तो ये क्या ज्यादा बेहतर नहीं है? बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। आप एक दोस्ताना माहौल तो रख सकते हैं, लेकिन देखिए एक उम्र का भी तो तकाजा है। अगर आप अपने बच्चे के दोस्त बन जाएगा तो बच्चों का वालिदैन कौन होगा फिर? ये एक मेरे ख्याल में डिबेटेबल क्वेश्चन है, बट थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। एक और कॉलर है, उनसे भी बात कर लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम।
जी कौन सा आप कहाँ से? बड़ा अच्छा आपने टॉपिक रखा है, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मैं बिलाल कुरैशी बोल रहा हूँ कराची से। जी बिलाल, क्या कहेंगे? मैं ये कहूंगा कि जो डिप्रेशन की है ना, कई वजूहत हैं। एक तो हमारे जो सराउंडिंग में जो हमारी पॉलिटिकल पोजीशन है, कोई क्लियरेंस नहीं है कंट्री में, एक तो ये है। दूसरा, बच्चों में जो डिप्रेशन है वो ये है कि वालिदैन जो है वो जो आज की अम्मियाँ हैं वो खुद गेम खेल रही होती हैं, कुकिंग अगर चल रही है तो वो मोबाइल पे गेम खेल रही होती हैं, बच्चे निगलेक्ट होते हैं। अच्छा, बच्चों को बच्चे दोस्त नहीं मिलते, दोस्त भी सब गेम में लगे हुए हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। वो बात ही नहीं जो हमारे बचपन में था कि हमारे दोस्त गली मोहल्ले के और स्कूल के दोस्त होते थे, हमारे डाई हार्ट, हमारे हम उनके फैन होते थे हमारे दोस्तों के। वो दोस्त नहीं मिलते अब। अच्छा, ये बड़ा आपने अहम पॉइंट उठाया है तलाल साहब कि हमारे सबकी एक जैसी खुशियां होती थी ना। हम स्कूल जाते थे तो किसी ने या तो सर्विस पहना है या बाटा पहना है, इसके ज्यादा बियॉन्ड आप नहीं जाते थे। अब मेरे ख्याल में आप अपने बच्चे को कोई बहुत महंगा गैजेट या चीज दिलाते हुए, इमरान भाई, इनको ये भी सोचना चाहिए कि चलें आपने तो अपने बच्चे की ख्वाहिश पूरी की, लेकिन उसका क्या इम्पैक्ट माशरे पे और उसके दोस्तों पे पड़ रहा है। तो वो जो सवाल हमने ब्रेक से पहले किया था कि अक्सर माँ बाप अपने बच्चों के एहसासात और इमोशंस को डिसमिस कर देते हैं और चाहते हैं कि बच्चा बिल्कुल उनकी शबीह बन जाए, और इस खींचातानी में भी बच्चा डिप्रेशन का शिकार होता है। क्या कहेंगे आप? देखिए, पहले तो इसी सवाल के साथ में दो चीजें, क्योंकि मेरे हिसाब से तो आपका जो प्रोग्राम है ना, ये 7 दिन चलना चाहिए था, क्योंकि इसके इतने पहलू हैं बात करने के और इतना इंपॉर्टेंट है। देखिए बेटा, हम जब टीन एज कहते थे ना, तो हम कहते थे 13 से 19, क्योंकि इसके आगे टीन लगता था ना। ये डेफिनेशन चेंज हो गई है। आज का जो टीनेजर यानी सो कॉल्ड टीनेजर की जो एज है वो है 11 से 17 साल। तो पहले तो ये वालिदैन अगर ये नहीं समझे कि ये 11 साल का नहीं बच्चा है, ये टीनेजर हो गया है। अच्छा, 18 के अंदर आपका बालिग हो जाता है, 18 के अंदर उसको वोटिंग राइट है, उसको ड्राइविंग राइट है, उसको टैक्स रिटर्न है। और कुछ कंट्रीज में मैं ये भी आपको बता दूं, वेस्ट के 16 साल अब एडल्ट एज हो गई है। इसका मतलब वो टैक्स रिटर्न फाइल करता है, ड्राइविंग भी करता है और वोट भी देता है। तो अब अगर आप ये 11 साल के बच्चे को 11 साल का बच्चा समझ रहे होंगे, जबकि वो एक टीनेजर बन चुका है, तो फिर आप उसको डिफरेंट डील करेंगे, वो कंफ्यूज होगा और आप भी कंफ्यूज होंगे। दूसरी तरफ आपने ये जो बात कही है कि जो वालिदैन है, वालिदैन को इस तेजी से बदलते हुए हालात के अंदर अपने आप को बदलना पड़ेगा। अगर वो बच्चे के लेवल पे नहीं आए, अगर वो वाकई बच्चे के दोस्त नहीं बने, दोस्त बनने का मतलब ये है कि बच्चा उनसे बात शेयर कर सके, कोई भी इतनी उसको स्पेस देते। देखिए, जो बच्चा परेशान है ना, इसलिए परेशान है कि इसको हवा चाहिए जो मिल नहीं रही है, इसको पानी चाहिए जो ये पी नहीं रहा है, इसको स्पेस चाहिए जो वो मतलब उसको दी नहीं जा रही, इसको सूरज चाहिए और वो उसके हाथ जा नहीं रहा है। ये 4 बुनियादी चीजें हैं जो कि अगर आप निकाल दें तो डिप्रेशन का शिकार वैसे ही हर शख्स हो जाएगा, जानवर हो जाएगा, जानवर हो जाएगा जिसको शऊर नहीं है। कॉमन मिस्टेक्स आपकी बात से मैं समझ पाई हूँ कि वालिदैन करते हैं कि आपका बच्चा आपसे बात करना रोकता क्यों है या छोड़ क्यों देता है, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं उसको एक अनसेफ एनवायरनमेंट दिया होता है। और अनसेफ एनवायरनमेंट से मुराद है कि बच्चे ने आके किसी ख्वाहिश का इजहार किया, आपने आगे से डांट दिया, बच्चे ने आके किसी गलती का एतराफ किया तो आपने और उसको शर्मिंदा किया, बल्कि फिर हाथ से कोई मौका जाने ना दिया उस बात का ताना देने का। सो सडनली यू बिकेम अनसेफ। जब आप अनसेफ हैं तो फिर आपका बच्चा आपसे बात करना छोड़ देता है, अपने खोल में भर जाता है। हो सकता है उसको कोई और अपनी तरफ रिझा ले जो कि गलत इन्फ्लुएंस भी हो सकता है, एंड ऑन द अदर हैंड हो सकता है कि वो आपसे इतनी दूरी बना ले कि वो डिप्रेशन में या पर्सनली ही अपने आप को सेल्फ कंज्यूम कर ले। बट थैंक यू सो मच मेरे पैनल का कि आज इतने इंपॉर्टेंट इशू पे ये हमारे साथ है। नायला, किरण, इमरान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ ही वक्त खत्म होता है, लेकिन आप जरूर हमें कॉल करके बताइए कि इस सब्जेक्ट के बारे में, मैसेज कीजिए मुझे कि आप क्या सोचते हैं, एंड वी विल टेक इट अप अगेन इन द नियर फ्यूचर। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज।